सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई भी निश्चित रूप से चल रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और टॉपिक आपका है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम लोग इंडिया मैप का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जिन्होंने भी आरओ के बैच में एडमिशन नहीं लिया है वो आरओ एरो के विजय बैच 3.0 में एडमिशन ले सकते हैं। आज तक के लिए आपके लिए सेल जो है वो एक्टिव की एक दिन के लिए एक्सटेंड की गई है आरओ के बैच के लिए और पीसीएस के बैच के लिए। इसमें आपको 64% का डिस्काउंट मिल रहा है सीधे सीधे, और आरओ में 60% का। ठीक, चलिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडिया मैप इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया मैप का इंट्रोडक्शन, अर्थात आज हम लोग राजनीतिक मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जितने भी लोग जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि सभी लोगों को साउंड और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार जल्दी से बताइए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। सब लोग, सभी दोस्त लोग बता दीजिए जल्दी से, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए यहां पर बढ़ जाते हैं आगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दोस्तों वो आपका क्या है, वो आप सबको बताना है। जल्दी से फटाफट से बताइए, फटाफट से आप लोगों को आंसर करके बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए। सब लोग बताइए जल्दी से ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। सब लोग जल्दी से बता दीजिए ताकि क्लास को आगे बढ़ाया जा सके। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के रिस्पॉन्स का। आप लोग जितना जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे उतना ही ज़्यादा तेजी से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अर्पित जी लिख रहे हैं, पूजा जी, मनीषा जी, अनुभव जी, सब लोग लिख रहे हैं। दैट इज फाइन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि सब लोग लिख रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के मानचित्र के बारे में अगर जानकारी ली जाए, तो भारत के मानचित्र या इंडिया के मैप के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजों का अध्ययन करना होता है। जैसे कि महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की लोकेशन ग्लोब में क्या है। भारत की ग्लोब में लोकेशन क्या है, मतलब विश्व के मानचित्र में अगर देखें तो पृथ्वी में भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, भारत कहां पर लोकेटेड है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी में हम लोकेशन देखेंगे कैसे। तो लोकेशन को जज करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, दो इमेजिनरी लाइन का कंसेप्ट लिया है, एक लैटिट्यूड और दूसरा लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश होता है, लॉन्जिट्यूड क्या होता है, देशांतर होता है। समझ में आ रही बात? सब लोग इस बात को ध्यान रख लीजिए, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो हम भूगोल या किसी भी सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे। तो अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट को समझना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और बेसिक चीज क्या है दोस्तों, सबसे पहली बेसिक चीज होती है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए ये समझना कि आपको आपको बेसिक लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड या उसकी स्थिति, उस देश की स्थिति ग्लोब में पता है कि नहीं पता है। भूगोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है। तो सबसे पहले हम क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति को पहचाने। और आप सभी लोगों के स्टडी टेबल पर इंडिया मैप जरूर होगा, नहीं है तो जरूर लगा लीजिए। चार्ट वाला मैप आता है, 10-10 रुपए का मिलता है, स्टेशनरी की शॉप पे जाइएगा। इलाहाबाद में जाएंगे तो कटरा के पास मिल जाता है, लखनऊ में जाएंगे तो अलीगंज में बहुत सारी दुकानों पर मिल जाता है, और दिल्ली में तो मुखर्जी नगर और आपका न्यू राजेंद्र नगर में बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो आप सब लोग एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले लीजिए और इंडिया का फिजिकल मैप ले लीजिए, ये तो होना ही चाहिए आपके पास। प्लस वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप भी होना चाहिए। ये तीन मैप आपके स्टडी टेबल के सामने वाली दीवार पर होना चाहिए दोस्तों, अगर आप वास्तव में ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बोला था एटलस के लिए, तो एटलस दोस्तों आप सबके पास होनी चाहिए। ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलस आपके पास होनी चाहिए। बिना मैप के ज्योग्राफी संभव नहीं है दोस्तों। नहीं है किसी दोस्त मित्र से ले लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि खरीदिए,
दोस्त मित्र से, भाई बंधु से ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, एटलस पुरानी नहीं होती दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? एक बार जितने लोग हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर दीजिए कि सबके रिस्पॉन्सेस क्लियर आ रहे हैं कि नहीं, सबको प्रॉपरली सुनाई दे रहा है आवाज, वीडियो दिख रहा है ना क्लियर? चलिए, अगर दिख रहा है तो जल्दी से बता दीजिए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें। चलिए, यहां पर दोस्तों हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो मेरे को जाननी थी और मैंने आपको बताया भी, और आप लोगों को समझ में भी उम्मीद करता हूं आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले देखिए, यहां पर इंडिया मैप पॉलिटिकल हम लोग अध्ययन करेंगे, अर्थात सबसे पहले भारत के मानचित्र के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। और ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिस तरीके का पैटर्न आप, मैं बार बार जिक्र करूंगा, याद रखिएगा, पैटर्न आपको देखने को मिला, हम लोग नया क्या करने वाले, हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ेंगे नहीं दोस्तों। टॉपिक तो पहले जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाऊंगा, इसके बाद टॉपिक जैसे ही फिनिश होगा इस पर आधारित 5 से 7 प्रश्न असर्शन रीजन वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट और मैच द फॉलोइंग वाले, और दैट टू जो यूपीएससी ने पूछे हैं या अदर स्टेट पीएससी ने पूछे हैं, वो मैं आपसे जरूर पूछूंगा, यहीं पे क्लास में सॉल्व कराऊंगा। और संडे को आपका टेस्ट होगा दोस्तों। सभी लोग बच्चे ये ध्यान रखिए दोस्तों, सभी लोग ये याद रखेंगे कि संडे को आपका टेस्ट होना है और टेस्ट कोई स्किप नहीं करेगा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अगर वास्तव में चाहते हैं सिलेक्शन लेना, वास्तव में तैयार होना चाहते हैं तो तैयारी जबरदस्त करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिए। सभी दोस्तों से बोल रहा हूं, ठीक है? सबको समझ में आ रही है बात, ठीक है ना? तो ये याद रखिए, हर वीक आपका संडे को टेस्ट होगा, ये बात याद रखिए। और सैटरडे को आपकी दोस्तों निबंध लेखन की क्लास होगी, इस बात आपको याद रखना है। ये नियम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 5 दिन हम लोग पढ़ाई करेंगे और सैटरडे को निबंध लेखन करेंगे, और इसके बाद निबंध लिखेंगे आप सभी लोग, और एक आपको मॉडल आंसर भी अपलोड करके दिया जाएगा निबंध का, और कैसे लिखना है ये सब बताया जाएगा, परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है? और संडे को आपका टेस्ट होगा, जितना वीक में 5 दिन में आपने पढ़ा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आप लोग का कोई सजेशन है, कुछ नए आप लोग चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। मैं बच्चों के नाम भी ले रहा हूं एक बार, कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जगनायक जी हैं, मनीषा पाल जी हैं, पूजा जी हैं, प्रीति जी हैं, सुरेश प्रजापति जी हैं, अनुभव रहेजा जी हैं, अर्पित श्रीवास्तव, मिथिलेश राठौर, रितु कुमारी जी हैं, साक्षी तोमर जी हैं, करण जी हैं, हामिद अली हैं, सरिता राम जी हैं और विकास राज सिंह जी हैं। इतने लोग हैं, ठीक है? टेस्ट की टाइमिंग वो बता दी जाएगी, अभी आप परेशान, टेस्ट की टाइमिंग के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? अभी टेस्ट की टाइमिंग के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? टेस्ट की टाइमिंग के लिए अभी आपको कतई परेशान होने की नीड नहीं है, ठीक है? सभी दोस्तों से बोल रहा हूं। हाँ, याद रखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन ले लें कृपया करके, क्योंकि आजकल के बाद आपको डेमो का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है? और प्री का मेंस में तैयारी करेंगे तो तभी आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। अगर केवल प्री की तैयारी करेंगे तो आधे अधूरा तैयारी होता है, फिर पूरा तैयारी नहीं होता। और जब तक पूरा तैयारी नहीं करते हैं, जब तक इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं करते हैं, तब तक किसी भी एग्जाम में आप सफलता की कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा। तो हमेशा इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ हो, तभी सफलता की हम उम्मीद कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए भाई हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब इंडिया मैप पॉलिटिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए, भारत के मानचित्र के संबंध में आपको क्या जानना चाहिए, ठीक है? देखिए, सबसे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना चाहिए और हम ढूंढते भी हैं। पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते सबसे पहले आपका दायित्व क्या बनता है कि आपको अपने देश के बारे में कुछ मूलभूत चीजें पता होनी चाहिए। मूलभूत चीजें क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भाई। इसके बाद आ जाइए, भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? मतलब हमारे पड़ोसी देश कौन है, हमारे सीमावर्ती देश कौन है जो सीमा साझा करते हैं। सीमावर्ती देश और पड़ोसी देश में अंतर होता है दोस्तों, ठीक है? भारत के लगभग बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा पे कितने राज्य हैं ये पता होने चाहिए आपको। कौन सा शहर जो है कर्क रेखा के सबसे करीब है, ये आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये सारे कुछ ऐसे प्रश्न दोस्तों जो अगर आपको पता होते हैं तो एग्जामिनर कभी आपको परेशान नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी 22-23 प्रश्न आपके आरओ में, जो 11 फरवरी को पेपर हुआ, और लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आपके पीसीएस में भी आते ही आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं दोस्तों। प्रीलिम्स की बात बता रहा हूं,
ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस की बात करें तो यूपीपीसीएस मेंस में जो आपका जीएस पेपर 1 है उसमें ज्योग्राफी आता है, तो उसमें ये मान के चलिए कि कम से कम जीएस पेपर 1 में 6 से 7 प्रश्न आपके जो होते हैं 125 शब्द और 200 शब्द मिलाकर वो ज्योग्राफी बेस्ड होते हैं। ठीक है। रेफरेंस बुक याद रखिएगा, मैंने आपको बताई है सभी लोगों को, जब आवश्यकता होगी तो मैं पीडीएफ दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहें साथ में तो आप एनसीईआरटी 11th क्लास की 2 किताबें हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये किताब आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता होगी तो करें, नहीं तो जब आवश्यकता होगी मैं पीडीएफ आपको 1-2 दिन में अभी एनसीईआरटी की डाउनलोड करके पीडीएफ डाल दूंगा आपके बैच में, ठीक है। तो आप सब लोग उससे भी रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सीमावर्ती देश किन राज्यों से होकर करके गुजरती है, तो ये सारी चीजें दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं? द्वीप समूह में अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, कौन सा कोरल आइलैंड है, मतलब कहां पे प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए प्रवाल भित्ति पाई जाती है तो प्रवाल भित्ति के कारण क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या है, ठीक है, प्रवाल विरंजन जिसे बोलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से द्वीप हैं, उसमें 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल किन को अलग करता है। ये सारे कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो आपको इंडिया मैप में पता होने चाहिए। सभी लोगों से बोल रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ रही है बात? चलिए, ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ जाते हैं आगे। हाँ, मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई। किसी जब क्वेश्चन अगर मैं बोलूंगा पूछिए तब पूछिएगा, क्योंकि अगर लगातार क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो क्लास फिर बाधित होगी बार बार, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट, समझिए, उसके बाद फिर समय दूंगा आपको पूछने का, तो आप फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। सब लोग बताइए, रेडी हैं? स्टार्ट किया जाए, चलिए। सबको स्पष्ट हो रही है बात? सबको बात क्लियर हो गई, स्पष्ट है? जल्दी से बता दीजिए आप सभी दोस्तों। चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। तो 28 राज्य कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी के साथ आपको पता होने चाहिए। पहले तो ये सबसे बेसिक चीज जो आपको बता रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब यहां से उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, लखनऊ राजधानी है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। नंबरिंग करते जा रहा हूं, 28 काउंट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश शिमला, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ ही है। राजस्थान जयपुर, ठीक है। इसके बाद गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र की मुंबई है, कर्नाटका की बेंगलुरु है, ठीक है। केरल की आपकी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती है। तेलंगाना हैदराबाद राजधानी। ओडिशा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। तो 18 दोस्तों आपके इधर हो गए, ठीक, 18 आपके इधर हो गए। क्लियर है? अब हैं कितने टोटल? 28 है। अब इसके बाद 19, सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। अब सिक्किम देखिए ऐसा है, निकला हुआ है चिकन नेक जैसा, चिकन नेक जैसा, मुर्गे की गर्दन होती है ना, चिकन नेक जैसा, तो इसे चिकन नेक दोस्तों, चिकन नेक ऑफ इंडिया चाइना कहता है। और चाइना की पहले ये स्ट्रेटजी रहा करती थी, जब इंडिया जो है
डिफेंस में उतना खर्चा नहीं कर रहा था या उतनी एग्रेसिव डिफेंस फॉरेन पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी को लागू नहीं कर रहा था। तो कि यहां से हम क्या करें, यहां से अगर इंडिया को हम क्या कर दें, बाधित कर दें आवागमन इंडिया का, तो ये जो 7 स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं आपके 7 स्टेट्स, इन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, यहां पर वो आराम से क्या कर सकता है, अपना मनमानी कर सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के तवांग पे तो वो अधिकार जमाता ही जमाता है। ठीक है, चाइना याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के तवांग पे अधिकार जमाता है। ठीक, इसके अलावा दोस्तों वो यहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में है, इसके बाद लद्दाख है। ठीक है, आप सब लोग ये चीज देख रहे हैं, समझ में आ रही बात दोस्तों, क्लियर। तो चाइना जो है सबसे ज्यादा विस्तारवादी नीति वाला देश है पूरे विश्व में, और चाइना इकलौता ऐसा देश है जिसका सभी देशों के साथ क्या है, सीमा विवाद है और जल विवाद है। वो कभी भी किसी देश के साथ ना तो सीमा समझौता करता है, ना संधि करता है, और ना ही दोस्तों जल संधि करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि संधि कर लेगा तो उसके पास स्कोप खत्म हो जाएगा आगे बढ़ के कब्जा करने का। यह हमें दिमाग में विशेष रूप से बिठा लीजिएगा चाइना को लेकर, यह पॉलिसी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज दोस्तों आप लोग को समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 19 हम लोगों ने देख लिया, और एक आपका क्या है यहां पर 20 गोवा। ठीक है, तो 20 हम लोगों ने देखा। आ जाइए भाई, अब आगे आइए, यहां पर इधर देखिए 7 स्टेट्स तो इधर हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। तो 7 स्टेट्स को क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो यहां पर आप देखिए 21 अरुणाचल प्रदेश, आसाम 22, ठीक है, 23 नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, आसाम की राजधानी दिसपुर, ठीक है, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम की आइजोल। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। त्रिपुरा अगरतला और मेघालय की शिलांग। समझ में आ गई बात दोस्तों सबको? 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये 27। ये आपका दोस्तों क्या है, यहां पर देखना पड़ेगा, ये आपका 27 है। सबको स्पष्ट हो गई बात? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी एक स्टेट आपका मिसिंग है, कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके जल्दी से सब लोग बताइए, फटाफट से, जल्दी से आप सबको यहां पर आंसर करके बताना है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा स्टेट अभी भी दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। चलिए, सबके आंसर आने चाहिए दोस्तों, सबका ही आंसर आना चाहिए, किसी का आंसर ऐसा ना हो जो ना आया। ठीक है, चलिए सब लोग बता दीजिए फटाफट से, काउंट कीजिए फिर से, सब लोग काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 2 बार 8 आ गया ना, देखिए ये 8 आपका क्या हो गया, 8 आपका 2 बार हो गया है। ठीक है, तो ये 28 हो गया। ठीक, तो 28 स्टेट्स हो गए, और उनकी राजधानियां भी मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया, सबको याद हो गया ना? अब ये काम आपको क्या करना है, एटलस अपनी उठानी है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या जो पहली बार नहीं भी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वो भी करेंगे काम। एटलस उठाएंगे और राज्यों को पेंसिल से मार्क कीजिए और उनकी राजधानियों को मार्क कीजिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों 8 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अभी नए जो बने हैं आपके, लद्दाख। लद्दाख आपका क्या है, 1A। ठीक है, जम्मू कश्मीर 2A, 8 है ना टोटल। दादर नागर हवेली दमन दीव 3A। ठीक है, यहां पर आपका है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यहां पे शो नहीं किया है। ठीक है, ये है यहां पे दिल्ली 4A। चंडीगढ़ अपने आप में एक केंद्र शासित क्षेत्र है 5A। ठीक है, इसके बाद आपका है लक्षद्वीप 6A। इसके बाद दोस्तों पुडुचेरी 7A और अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। तो 8 केंद्र शासित क्षेत्र और 28 राज्य पूरे मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और आप सबको दिख भी गए होंगे। क्लियर हो गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़े जल्दी से।
चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगर स्पष्ट हो रहा है तो सब लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। सबको स्पष्ट हो गया, उम्मीद करता हूं क्लियर है सबको। चलिए सबको स्पष्ट हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या देखना है, हमें पता होना चाहिए विश्व में भारत की स्थिति क्या है। विश्व में भारत की स्थिति क्या है, मतलब भारत कहां पर है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में। यहां पर देखिए ये आपका ग्लोब है, और ग्लोब को जो रेखा दो भाग में बांटती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी इक्वेटर कहलाती है, या इसे क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। अब विषुवत रेखा है, अब विषुवत रेखा या इक्वेटर, अब इसके दो भाग है। अब ऊपर क्या कहलाया, ऊपर आपका कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर आपका है उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन अभी इतना जानिए। इसके बाद आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है नीचे वाला, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब एक रेखा ऐसे है जो आपकी देशांतर रेखा है, जो यहां पर लंदन के ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, 0 डिग्री देशांतर। क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब 0 डिग्री देशांतर को ही प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, और जीएमटी भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये तीन चीज इनका नाम है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी को हमने क्या किया, 4 भाग में बांट दिया यहां पर, ठीक है। ये दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं हैं, एक्चुअल रेखाएं नहीं है। अक्षांश और देशांतर ये दिमाग में बैठाइएगा। अब दोस्तों क्या करिए, अब इसको दोस्तों आप लोग दिमाग में बैठाइए। अब डायरेक्शन आप सबको पता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका वेस्ट है, और ये आपका ईस्ट है। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया ये है दोस्तों। तो इंडिया का लोकेशन क्या हो गया, नॉर्थ भी है, इधर से ले लीजिए, इधर से ईस्ट ले लीजिए, ठीक ठीक है। तो भारत क्या है, भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। विश्व में भारत की स्थिति क्या है, तो विश्व में भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं, सबको स्पष्ट हो गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। जल्दी से बताइए, मैं देखना चाहता हूं सबको स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए सबको क्लियर हो गया, व्हाट इज द लोकेशन, लोकेशन सबको स्पष्ट है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पर से एक दूसरा मानचित्र भी मैंने आपको शो करके दिखाया है, और यहां पर ये क्या है, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, और ये आपकी इक्वेटर है, ये दोनों काट रही है, और ये इंडिया लोकेशन शो किया हुआ है, ठीक। अब देखा जाए, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, भारत का अक्षांश और देशांतर क्या है दोस्तों, भारत का अक्षांश और देशांतर क्या है, ठीक है। तो आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार भी पता होना चाहिए। देखिए अब याद रखिए, इतना डिटेल क्यों आवश्यक है, क्यों, क्योंकि इतना डिटेल में घुस घुस के पूछना है ना दोस्तों, कि अगर इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो प्रश्न एग्जाम में मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा, कथन कारण नहीं बन पाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जरूरी है पढ़ना, ठीक। तो इंडिया का मेनलैंड जो है, मुख्य भाग जो है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है दोस्तों भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। आप केवल लैंग्वेज में, भाषा में बता देंगे तो आपको फायदा नहीं होने वाला, फायदा तब होगा जब मैप में आप देखेंगे। तो जैसे मैं मैप में आपको दिखा रहा हूं, ठीक वैसे ही आप सब लोग एटलस में क्या करेंगे, जिनके पास है वो खोल सकते हैं, लेके बैठा करें क्लास में, जिनके पास नहीं है वो अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सब लोग, मैंने एक मानचित्र आपके सामने प्रदर्शित किया है, आप सब लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर नीचे सबसे नीचे वाला जो बिंदु है,
आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, देखिए 8 डिग्री, 8 डिग्री दोस्तों, जस्ट अ मिनट, एक मिनट के लिए आप सब लोग वेट कीजिएगा, सभी दोस्त लोग। चलिए, सभी लोगों को रुकावट के लिए खेद है, ठीक है। सभी लोग, उम्मीद करता हूं सबको सबको आवाज स्पष्ट आ रही होगी और साउंड भी क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान आ गया था। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता क्या रहा था, मैं आपको बता ये रहा था कि ये आपकी क्या है, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इस तरीके की जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये आपकी अक्षांश रेखाएं। ये आपकी क्या है, ये लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड्स या अक्षांश कहलाती है, ठीक। अब ये जो खड़ी रेखाएं हैं, these vertical lines are called, these vertical lines are called लॉन्जिट्यूड या देशांतर। क्या कहलाती हैं दोस्तों, लॉन्जिट्यूड या देशांतर रेखा, ठीक है। सब लोग, आप लोग को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए। अच्छा, ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहां पर जो 8 डिग्री आप 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो आपको दिख रही है, 8 डिग्री अक्षांश रेखा जो आपको दिख रही है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर, नॉर्थ से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो 8 डिग्री से ऊपर आप बढ़ेंगे तो ऊपर देखिए, सब भारत का सबसे उच्चतम बिंदु क्या है, यहां पर देखिए सब लोग, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, मैंने आपको बताया था। और यहां पर देखिए
8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है आपका क्या, ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत आपका फैला हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर ऐसा क्यों है कि हम लोग उत्तर ही लिखते हैं, दक्षिण नहीं लिखते। दक्षिण इसलिए नहीं लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है और पूरी तरह पूर्वी गोलार्ध में है, ना तो पश्चिमी में है और ना तो दक्षिणी में है। बताया था कि नहीं दोस्तों? चलिए यहां पर आके देखिए, सब लोग देखिए, मैंने बताया था भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है, ना तो पश्चिम में है और ना तो दक्षिण में है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसीलिए उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता कि आपका साउथ यहां पे क्यों नहीं है। ठीक है, सबको स्पष्ट हो गई बात? ये बात आप लोग को क्लियर हो रही होगी। ठीक, अब देशांतर में आ जाइए। सेम इज द केस विद द लॉन्जिट्यूड। अब देखिए ये 68 डिग्री देशांतर यहां से पास कर रहा है सीधा, ठीक है, 68 डिग्री देशांतर पास कर रहा है, तो 68 डिग्री से थोड़ा सा आगे ये आपका क्या है, ये इंडिया यहां पर है दोस्तों। तो मिलाइए दोस्तों, यहां से रेखा खींचिए, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है और इधर आइए, इधर आएंगे तो देखिए ये 98 डिग्री देशांतर जा रहा है। अब 98 डिग्री से थोड़ा सा पहले ये क्या है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गई बात? सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आप में फिर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये पश्चिमी क्यों नहीं दिखा रहा है, गुजरात तो पश्चिम में है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, आपका प्रश्न एकदम लॉजिकल है, गुजरात पश्चिम में है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया पूरा का पूरा भारत, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, पूरा का पूरा भारत पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो जब पूरा पूर्वी गोलार्ध में है तो हम जब विश्व के मानचित्र के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं ना ये देशांतर रेखा, हम तो ये पूरे विश्व के मानचित्र पे हमने रेखाएं खींची हैं, पूरे विश्व के मानचित्र पे हमने क्या किया, ये अक्षांश रेखाएं खींची हैं कि नहीं खींची हैं दोस्तों? बताइए, खींची है ना? सब लोग बताइए, केवल भारत पे तो नहीं खींचा हमने, पूरे विश्व के हिसाब से खींचा है। तो ये क्या है, पूरा पूरा दोस्तों भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए दोस्तों भारत में अगर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात कीजिए तो कभी भी ना आपका दक्षिणी अक्षांश जिक्र होता है और न ही आपका पश्चिमी देशांतर उपयोग होता है। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं आप लोगों से, इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप लोग ध्यान दे जाइएगा तो समझिए फिर एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। जल्दी से बताइए, सब दोस्त लोग बताइए। साक्षी जी हैं, हामिद जी, मनीषा जी, अनावेश जी, मिथिलेश जी, प्रीति जी, अर्पित जी, अनुभव जी, सब लोग बताइए। विकास जी, जगनायक जी, पूजा जी और अहमद जी, सभी लोग हैं दोस्तों, जल्दी से एक बार बता दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं ना, ये कंसेप्ट आपको प्री में भी परेशान करते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो मेंस में भी परेशान करेंगे, क्योंकि कलम नहीं चलती ज्योग्राफी में लिंकिंग नहीं होती जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर है। और आपके इंटरव्यू में भी एग्जामिनर बोर्ड में जाएंगे जब आप, तो आपको फंसा देता है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो जानबूझ के पूछता है कि आपको ये नॉलेज है कि नहीं। और जनरली मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग मैपिंग पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीज क्लियर नहीं हो पाती, इस तरीके की चीजें। तो इसलिए ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल को भी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको चेक करना है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये बेसिक क्वेश्चन है कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। लेकिन कल जो क्वेश्चन कराऊंगा वो याद रखिएगा, कल जबरदस्त क्वेश्चन होंगे और वैसे वाले जो एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए, भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए क्या है? इंदिरा कॉल, कैलिमियर पॉइंट, नरीमन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर करके बताएंगे, आप सभी दोस्त लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर कर दीजिए। तो दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? तो दक्षिणतम बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है?
इंदिरा पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन था तो मैं आपको यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु ये बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि चारों एग्जाम में आता है। यहां तो प्रश्न में तो एक ही पूछा है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा तो चारों पूछ सकता है, क्योंकि अब तो आयोग का पैटर्न ही हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए दक्षिणी बिंदु की बात करें तो यहां पे तो हमें दिख रहा है कन्याकुमारी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो मैंने आपको बताया था। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो कन्याकुमारी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? गुहार मोती, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहां पर तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इतना तो सब लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको निश्चित रूप से मैं बोल सकता हूं ये बात कि जब भी आप दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो कन्याकुमारी हमारे दिमाग में पहले आता है, प्रथम पे आता है। लेकिन कन्याकुमारी इज नॉट द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए, याद रखिए, ये जो हिस्सा है भारत का, ये जो हिस्सा है भारत का, दिस इज द मेन लैंड ऑफ इंडिया। दिस इज द मेन लैंड इंडिया दोस्तों। ये आपका क्या है? ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक है, और मुख्य भूमि में भारत पूरा कंप्लीट तब होगा जब हम क्या करेंगे, ये द्वीप समूह यहां पर जोड़ते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये ग्रेट निकोबार में। कहां पर है? ग्रेट निकोबार। ठीक है ना, क्लियर? ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, बिंदु है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका क्या है? विस्तार है। अब फिर आप कहेंगे सर ये तो दक्षिण में होना चाहिए, तो मैं कहूंगा क्यों होना चाहिए? मैंने जब आपको बताया पूरा का पूरा भारत उत्तर में है तो दक्षिण होने का प्रश्न ही नहीं। क्लियर हो गई बात? तो दक्षिणतम बिंदु क्या हुआ? इंदिरा पॉइंट हो गया। इसे हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? स्पष्ट हो गया व्हाई इट विल बी इंदिरा पॉइंट, व्हाई इट विल नॉट बी कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अब ये हम लोगों ने देख लिया, उम्मीद करता हूं सबको स्पष्ट भी हो गया होगा। चलिए ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। आ जाइए दोस्तों, अब भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। आप देखिए, भारत का क्षेत्रफल सबको पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी रिवीजन आपका हो जा रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कैसा देश है? 7वां सबसे बड़ा देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? ये आपका भारत है विश्व का। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब 7 देश हैं तो देखा जाए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। इस बात को आपको याद रखना है। अब आप याद कैसे रख सकते हैं? याद रखने के लिए देखिए एक अच्छी सी ट्रिक आपके लिए है। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो ये आपका क्या है? रूस है, क से कनाडा है, सीक्वेंस में है दोस्तों एकदम। ठीक है, चीन से आपका चीन ही है, इसके बाद अ से आपका क्या है? अमेरिका। अमेरिका कहां पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। फिर आपका क्या है? ब से ब्राजील, ये कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और फिर ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहां पर है? ओशिनिया महाद्वीप में। कहां पर है? ओशिनिया महाद्वीप में। बहुत सारे लोगों को पता होगा ये सारी चीजें, बहुत सारे लोगों को महाद्वीप के नाम नहीं पता होंगे। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। कोई व्यक्ति हैंड रेस कर रहा है बार बार, देख लेते हैं एक बार।
देखिए हैंड रेज मिथिलेश जी बोल रहे हैं। मिथिलेश जी बेटा हैंड रेज करने से पहले ही अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब देखते हैं आप तो रिकॉर्डिंग फिर वो विद ठीक नहीं आती। ठीक है, अगर आपका कोई जेन्युइन वाजिब क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर गलती से हो रहा है तो गलती से हो रहा है तो प्रॉपर हैंडल करिए। ठीक है, एप्लीकेशन को, ताकि वो ऑप्शन ना दबे। वो ऑप्शन हैंडरेस का दबता है तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास सूचना आती है तो मैं बाध्य हो जाता हूं देखने के लिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए, तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, ये आपका ट्रिक हो गई जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखेंगे आप? रुक चीन, अब आ भारत। चलिए भाई, अब आगे आइए। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का क्या है? 2.42% है। तो परसेंटेज भी याद रखना है और आपको एब्सोल्यूट वैल्यू भी याद रखनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। ये नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण हो गया। पूर्व से पश्चिम कितना है? तो 2933 किलोमीटर। पूर्व इधर है, पश्चिम इधर है, तो इधर से लेकर इधर कितना डिस्टेंस और ऊपर से लेकर नीचे कितना डिस्टेंस। तो ये दोनों दिया है आपका, ये भी एग्जाम में आता है, 3214 और 2933। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही बात? ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब सब लोग देखिए ध्यान से, सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया वो मैंने मैप में दिखाया भी है आपको। देखिए, ये सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सबसे निचला बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, अब ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट किबुथु। ठीक है, और इसके बाद ये क्या है दोस्तों? 68 डिग्री 7 मिनट। ये आप क्या है दोस्तों? ये आपका है गुहार मोती। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर देखते हैं दोस्तों, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर देखिए तो ये डिस्टेंस कितनी है? 2933 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? सबको स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए बताने का उद्देश्य है, अगर पता है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता है तो आपको पता हो जाएगी। क्लियर? तो ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि हमने अक्षांश वाइज भी देखा, हमने देशांतर वाइज भी देखा। ठीक है, सब लोगों ने देखा, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए। उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, नाम तो हमने देखा, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु के बीच की डिस्टेंस क्या है ये पता होना चाहिए। नाम तो हमने पता कर लिया। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका क्या है? ये आपका सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, ये कन्याकुमारी, यहां पर इंदिरा पॉइंट। ठीक है, सबसे दक्षिण में यहां पर अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? चलिए, ये केवल कॉन्फिडेंस आने के लिए है। ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई, यहां पर देखा जाए तो 3214, ये मैं आपको दिखा भी चुका हूं मैप में और सबको स्पष्ट भी हो रहा होगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.2, 2.4, 2.8, 3.2। बताइए, सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए भाई, सब लोग फटाफट से बता दीजिए।
ठीक है, तो सबको क्लियर है। यहाँ पे आंसर बहुत आराम से 2.42% मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आप बताइए नेक्स्ट, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। ये नया है, ये नया है दोस्तों, तो अटेम्प्ट कीजिए। सब लोग बताइए क्या आंसर होगा जल्दी से। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? सभी दोस्तों को समझ में आ रही है बात? जल्दी से बताइए भाई, यहां तक स्पष्ट हो गया? अच्छा, आंसर देखिए, यहाँ पर ए आ रहा है कुछ का सी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दोस्तों क्या है? देखिए यहाँ पर आंसर है डी। यहाँ पे ना तो ए है और ना तो सी है, यहाँ पर क्या आंसर है? यहाँ पर आंसर है डी। ठीक है, और बहुत कम बच्चों ने डी आंसर किया, ये भी बात है दोस्तों। ठीक है, जबकि सबको डी आंसर करना चाहिए था, सबको डी आंसर। बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सबको पता होने चाहिए। ठीक है, और कुछ कुछ ही बच्चों के दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन है, बाकी सबने यहाँ पर सी या ए आंसर किया है। ठीक है, तो साइज दिमाग में मत सोच के जाइए कि मैप में कैसा दिख रहा है उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है। मैप में कैसा दिख रहा है, वो मैप बनाने के लिए साइजिंग अलग कैलकुलेट की जाती है, अज्यूम की जाती है, उस पर मत जाइए। एक्चुअल एरिया के हिसाब से होता है दोस्तों, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस में और कथन कारण वाले में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसमें 36 द्वीप हैं जिनका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, मतलब 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप द्वीप समूह को मालदीव जो भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, उससे अलग करता है। और याद रखिएगा दोस्तों, कल से ही करंट इश्यू स्टार्ट कर रहा हूं, कल से ही करंट इश्यू स्टार्ट हो रहा है। सुबह आपको एक वीडियो मिला करेगी, उसको देखिए। और पहला वीडियो जो आपका दूसरा कोरोना वायरस पार्ट 2 जिसे कहा जा रहा है, उस वायरस पे ही बना रहा हूं। ठीक है, और कल सुबह आपको रिकॉर्डेड मिलेगा ताकि कम टाइम में आप ज्यादा क्वालिटी चीज देख सकें। ठीक है, लाइव में उतना समय भी देखिए ज्यादा लगता है और आपको उतना गुणवत्ता वाला मटेरियल भी नहीं मिल पाता, क्योंकि 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 होता क्या है दोस्तों, कमेंट्स का रिस्पॉन्स करना पड़ता है लाइव में। ठीक है, रिकॉर्डेड में एक बार में 15-20 मिनट की वीडियो होगी, वो मैक्सिमम, उसमें आप देख ले पूरी अपनी जानकारी जो इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 साइंस टेक के हिसाब से, उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका। ये होता है ना, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एक हमेशा जीवन में याद रखिए सिद्धांत, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, पीसीएस का या यूपीएससी का सिलेबस जरूर याद होना चाहिए आपको। क्योंकि सिलेबस अगर याद है तो जीएस पेपर 1 में क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। जीएस पेपर 2 में क्या है? पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। जीएस पेपर 3 में क्या है? इकोनॉमी है, साइंस टेक है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। तो ये पता होने से फायदा ये होता है ना, जैसे अब वायरस का न्यूज है, अब वायरस का न्यूज है तो आपके लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या ऐसे के लिए कौन से पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है? जो जो ऐसे के लिए आपका तीसरा सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तीसरा सेक्शन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होता है अगर आपको सिलेबस पता है तो। और जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना दोस्तों, तब तक आप कभी भी याद रखिएगा तैयारी आप प्रॉपर कर ही नहीं सकते। तो आप सबके पास, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा यहां पर याद रखिएगा, सबके पास यूपी पीसीएस का सिलेबस होना चाहिए दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये दैट टू इन द पीडीएफ फॉर्म या प्रिंटेबल फॉर्म, जो भी आपका पढ़ने का तरीका हो। पीडीएफ से पढ़ते हो तो पीडीएफ में रखिए डाउनलोड करके, और नहीं तो प्रिंट आउट अगर हो तो सबसे बेस्ट है, वो स्टडी टेबल पे सामने लगा लीजिए दीवार पे, या तो स्टडी टेबल के नीचे रख लीजिए, ताकि आपको दिखता है कि हाँ क्या सिलेबस है इसका। समझ में आ रही बात? तो कि ये न्यूज है तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये पता रहेगा आपको। ठीक है, तो कल से करंट इशू सब लोग शुरू कर दीजिए देखना, उस पर आधारित एक क्वेश्चन भी रहेगा जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का होगा या यूपीपीएससी के स्टैंडर्ड का होगा, और पूरी न्यूज होगी।
ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर आपको लक्षद्वीप का मानचित्र देखिए दिखाया है। अब देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में 2 द्वीप है, ये आपका लक्षद्वीप है और ये आपका मिनिकॉय है, ये आपका मिनिकॉय है दोस्तों, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिए कि दिमाग में बैठाएंगे नहीं तो ये आपको हमेशा परेशान करेगा, कंफ्यूज करेगा, क्योंकि 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल में होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करेगा अंडमान और निकोबार को, 8 डिग्री चैनल अलग करेगा लक्षद्वीप द्वीप समूह को मालदीव से, ठीक। देखिए यहां दिखाया अभी, यहां पर देखिए ये मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप मिनिकॉय ये 8 डिग्री चैनल द्वारा किससे अलग होता है? ये मालदीव से अलग होता है, आप देख सकते हैं। अब मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, जो यहाँ पर कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? मोहम्मद मोइज्जू। और मोइज्जू जो है दोस्तों क्या है? वो आपके प्रो चाइना पॉलिसी वाले हैं। प्रो चाइना मतलब वो मोइज्जू जैसे ही शपथ लेते हैं तब उसी दिन के बाद से ही भारतीय सेना को मालदीव से हटाने की उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, ठीक है। भले ही वहां पे सारी की सारी सेवाएं जो हैं वो भारतीय सेना ही ऑपरेट करती थी, संभालती थी, लेकिन उनको बस ये था कि चाइना के फेवर में उन्होंने ये सारा काम करना था, उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि चाइना दोस्त कम है, दुश्मन ज्यादा है, इसलिए अब वो बैलेंस्ड पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। तो आईआर में हम लोग देखेंगे, आईआर में हम लोग जो करंट इश्यू में पढ़ाऊंगा तो उसमें अगर कोई न्यूज होगा तो उससे रिलेट करके आपको बताऊंगा। पीसीएस वाले छात्रों को आईआर मिलता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका काम, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व में पहला हो गया है, लेकिन 2011 की जनगणना यहाँ पे लिखा है तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है, लेकिन ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। वैसे अगर यूएन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट की बात करें, यूएनएफपीए की रिपोर्ट की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व की सर्वाधिक हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने देख लिया, क्लियर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब बात करने वाले हैं स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के बारे में, ठीक है। तो यहां तक आज रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका कल से आपका इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, चूंकि पहला क्लास था, आप लोग को 2 चीज अरेंज कर लेनी है। एक ब्लैंक मैप अरेंज कर लीजिए सब लोग, एक आप लोग क्या कर लीजिए, एक यहां पर आप लोग ब्लैंक मैप अरेंज कर लीजिए और एक आप लोग एटलस अरेंज कर लीजिए। ब्लैंक मैप्स आते हैं आपके इंडिया और वर्ल्ड के, तो 50-50 कॉपीज आप लोग ले लीजिए, 50-50 कॉपीज आप लोग ले लीजिए। बहुत सस्ता आता है दोस्तों, बहुत महंगा आता नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग अरेंज कर लीजिए और कल से ही यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कराना शुरू कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन भी मैं कराना कल से ही शुरू कर दूंगा, जैसे कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वो यूपीएससी बेस्ड का मतलब यूपीएससी बेस्ड ट्रेंड है, वो यूपीएससी का नाम से डरना नहीं है, ठीक है। जो आपकी यूपीपीएससी इस समय पूछ रहा है वैसे प्रश्नों की बात हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो वैसे प्रश्न सॉल्व कराऊंगा मैं, आपको खुद से नहीं करना है, मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, प्रॉपर समझाऊंगा एक एक क्वेश्चन को, ताकि उतना भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में कैसा भी प्रश्न बनेगा आप उसको, आपके पास अप्रोच होगी, स्किल होगी कि आप उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। अब आप लोग का टाइम है, 2 मिनट का मैं दे रहा हूं, अदरवाइज सेशन को एंड किया जाए जल्दी से। चलिए बताइए सभी लोग, हामिद जी हैं, मनीषा जी हैं, अनाविश जी हैं, प्रीति जी हैं, अर्पित जी हैं, मिथिलेश जी हैं, सरिता जी हैं, साक्षी जी हैं, अहमद जी हैं, पूजा जी, विकास जी, जगनाथ जी। कोई प्रश्न है आप लोगों का? नोट्स कब से मिलेंगे? नोट्स आज से ही मिलने शुरू हो जाएंगे बेटा, ठीक है, आज से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। टॉपिक कंप्लीट होगा, देखिए समझ लीजिए, जो रिकॉर्डिंग होती है वो 2 से 4 घंटे में ऑटोमेटिकली लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर में आ जाएगी, ठीक है। और
आपको तुरंत देखना तो लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वाले फोल्डर से देख लीजिए, और नहीं तो 24 घंटे के अंदर वो सब्जेक्ट वाइज टीम द्वारा अरेंज कर दी जाती है। सब्जेक्ट वाइज टीम द्वारा अरेंज कर दी जाती है। जैसे ज्योग्राफी का फोल्डर बन जाएगा तो ज्योग्राफी में आ जाएगी, ठीक है। पॉलिटी का बन जाएगा तो पॉलिटी की क्लास आ जाएगी। इस तरीके से चलेगा, ठीक। नोट्स अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है तो नोट्स अभी डालने का मतलब नहीं है। आप वीडियो देख लीजिए या क्लास आपने अटेंड की है तो बहुत अच्छी बात है। जब टॉपिक कल आपका कंप्लीट कर दूंगा तो एक साथ इंडिया मैप की पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सब लोगों को समझ में आ गई बात? चलिए, ठीक है। देखिए, डेली क्लास की ड्यूरेशन पे मत जाइए। आपका टॉपिक जो है, सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट होगा। आपको वो डेप्थ चाहिए, याद रखिए, वो डेप्थ चाहिए जो डेप्थ आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। घंटा मत गिनिए पढ़ने में, ना खुद गिनिए ना क्लास का गिनिए। अगर घंटा गिनेंगे तो फिर कभी भी वैल्यू एडिशन ना लाइफ में हो पाएगा ना परीक्षा के लिए हो पाएगा, ठीक है। याद रखिए, आपको आउटपुट देखना है कि इस क्लास से आपको कितना आउटपुट मिला। इंडिया मैप की क्लास कंप्लीट हुई तो इंडिया मैप के क्वेश्चन अब आपके सारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपको ये देखना है। आप अगर आवर काउंट करने पर जाइएगा तो आवर फिर 8 घंटे की क्लास कर लीजिए और आउटपुट 0 है, प्रश्न एक भी नहीं बन रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, ठीक है, तो वो केवल दिखाने वाली बात होती है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। तो ऐसा काम नहीं करना है। और अब घंटा गिन के फायदा भी नहीं है ना, देखिए, क्योंकि आयोग ऐसा पेपर बना रहा है कि भाई आपको 50% सही कर लेंगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 75 क्वेश्चन यूपी पीसीएस के जिसने सही किए हैं 22 दिसंबर वाले पेपर में, वो मेंस लिख रहा है। ये 100% बात है, ये दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। तो अब आपकी बात क्या है? बात क्वालिटी पे है, बात क्वांटिटी पे नहीं है। आप, ठीक है, कि आपको घंटा गिन के कोई फायदा नहीं। आप 4 घंटा पढ़िए, कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ के एग्जाम निकाल लेता है, कोई 10 घंटा पढ़ के नहीं निकाल पाता। तो वो क्या है? वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डेप्थ ऑफ नॉलेज वाली बात है आज की डेट में जो एप्लीकेबल हो रही है। तो वो सब लोग याद रखिए, सबको नए सिरे से करने की आवश्यकता है। जो पढ़े हुए हैं बच्चे हैं, सबने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है, डेफिनेटली पढ़िए। तो अगर आप लोग आए हैं यहाँ पर तो एक बार नए सिरे से ये मानिए, अपने आप को समझाइए कि आपको अभी कुछ भी नहीं आता है और उसके बाद से पढ़ना शुरू करिए। जब ये काम आप करेंगे ना, तब नए सिरे से आप क्या कर पाएंगे। आपको क्या करना है, नींव नए तरीके से खोदना है, उसके बाद फिर से नींव भरनी है और फिर से मकान बनाना है, ठीक है। तब जाके दोस्तों आप यही जो एग्जिस्टिंग पैटर्न था, जो बदलाव है वो इतना बड़ा बदलाव है, इतना बड़ा गैप है कि उसको भरना आसान नहीं है, लेकिन भरना तो होगा। जो भरेगा वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो आपके साथ मैं हूं, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप सब लोग पढ़िए और जो भी सपोर्ट होगा, सहयोग होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है? कल से, क्योंकि याद रखिएगा, अब कल से मैं जब एक क्वेश्चन यूपीएससी का कराऊंगा तो क्लास की ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी दोस्तों, बढ़ेगी बढ़ेगी। 2 घंटे भी क्लास हो सकती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो फिर आप परेशान होने लगिएगा क्लास के ड्यूरेशन को लेकर कि इतना ज्यादा क्लास कैसे हो रही है, ठीक है। तो अभी परेशान मत होइए। गाड़ी कभी भी स्टार्ट होती है तो पहले गियर में ही स्टार्ट होती है, कभी भी गाड़ी चौथे पांचवें गियर में स्टार्ट नहीं होती। तो धैर्य सबसे पहले, सिविल सेवक की सबसे पहली निशानी होती है धैर्य, अनुशासन और परीक्षा के प्रति समर्पण। ये 3 चीज आपके अंदर रहेगी तो सिलेक्शन होगा, ठीक। चलिए, देखिए, एक क्वेश्चन है विकास राज जी का कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, संभावना, देखिए क्या है, बात संभावना की है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि कमेटी बनी है। कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है, समझिए, और उसमें लगता है समय। ये सरकारी काम है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए अभी आरओ के लिए कोई भी सुगबुगाहट नहीं, ठीक है। तो ये मान के चलिए फर्स्ट वीक की संभावना कम है, ये अप्रैल के लास्ट की संभावना ज्यादा है, ठीक है। संभावना की बात कर रहा हूं। अब आयोग अगर चाह लेगा तो भाई वो तो 10 दिन बाद भी करा सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग की बात है, उसके आधार पर अप्रैल के लास्ट में मान के चलिए आप लोग। इसलिए मैंने क्या किया, ये बैच 100 डेज का है, इसलिए जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। बहुत आराम से हम लोग चलेंगे और बहुत आराम से एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। और इस क्लियर करने के बाद, इसके बाद आप एक बार भी अगर रिवाइज कर पाएंगे ना, तो भी एग्जाम में आप जाएंगे तो आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी, डिटेल में नॉलेज होगा, एनालिसिस आपने किया होगा, लॉजिकल अप्रोच से प्रश्न सॉल्व किए होंगे हमारे साथ क्लास में और संडे को टेस्ट में भी, जिसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं करूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, टेस्ट में सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जज की जाएगी जितने बच्चे हैं, और प्रॉपर मंडे को सबके नाम भी यहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे।
और जिसने टेस्ट अटेंड नहीं किया उसको क्लास से मैं बाधित कर दूंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट तो सबको देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। टेस्ट सबको देना, चाहे 0 नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं, टेस्ट देंगे। टेस्ट आपका दर्पण होता है, जैसे डेली शीशा देखते हैं ना तैयार होने के लिए, वैसे टेस्ट आपका है। टेस्ट सबको देना पड़ेगा और वैसे ही टेस्ट होगा जैसे एग्जाम में पेपर इस समय आ रहा है। भले 10 क्वेश्चन का हो, लेकिन देना सबको पड़ेगा। 10 क्वेश्चन होंगे लेकिन वो क्वालिटी 10 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? क्योंकि ऐप पर होगा, और ऐप पर होगा 10 क्वेश्चन, तो जितना आप अटेम्प्ट करेंगे वो सारा डिटेल मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लाइव भी मॉनिटर करूंगा, उसके बाद भी मॉनिटर करूंगा। तो आप सब लोग इसीलिए उस हिसाब से पढ़िए, और कि आप लोग को संडे को टेस्ट देना है। पहला टेस्ट मैंने पहले ही बता दिया, इंडिया मैप और इंडिया फिजिकल मैप। इंडिया फिजिकल मैप तो पूरा नहीं हो पाएगा, वो स्टार्टिंग और इंडिया मैप, ये 2 टॉपिक आपके रहेंगे जो आएंगे, ठीक है। चलिए, कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। राजनीतिक मानचित्र हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लस इसमें आज हम लोग को पढ़ना है जलीय सीमा और स्थलीय सीमा के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर भारत की क्या है, आपकी स्थलीय सीमा है, ठीक है। लैंड बॉर्डर है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा होती है दोस्तों, तो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ साझा होती है, 4,096 किलोमीटर। ये आपको याद भी रखना है, ये आपको याद भी रखना है दोस्तों, 4096 किलोमीटर, ठीक है। अब भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा होती है, तो अफगानिस्तान के साथ साझा होती है, कितने किलोमीटर, 106 किलोमीटर। तो जितना बताया जा रहा है उतना ही दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट बने, चाहे कथन कारण बने, कोई भी प्रश्न बनेगा, आप सब लोग उसको सॉल्व कर पाने की स्थिति में रहिएगा, ठीक है। तो ये आपको सबको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, सबसे बड़ी सीमा 4,096 किलोमीटर किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश वैसा वो देश है जिसको भारत ने ही आजादी दिलाई और उसका अस्तित्व दिलाया, लेकिन बाद में आपने हाल ही में देखा होगा बांग्लादेश में किस तरीके से दोस्तों जो है वहां पर व्यवहार हुआ। आप सबको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने आपके सामने शो किया है एक इंडिया का मैप। अब इस इंडिया के मैप में दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं क्या है, यहां पर ये मैप जो है भारत के ऐसे देशों को दिखा रहा है जो भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से देश हैं, चलिए देखा जाए। यहां पर सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले वह देश जो हमारा शत्रु देश भी है और भारत के साथ आजाद हुआ, तो पाकिस्तान, ठीक है। इसके साथ सीमा कितनी साझा होती है, 3,323 किलोमीटर। तो यहां से सीमा शुरू हो रही है, हरे कलर का बॉर्डर जो है, और ये आपका जा रही है कहां तक, यहां तक, ठीक। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो येलो कलर की बॉर्डर आपको शो की गई है, ये इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, 106 किलोमीटर इसका क्या है, लेंथ है, इसको आपको ध्यान रखना। इसके बाद ये रेड कलर जो है ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर 106 किलोमीटर, इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है 3 जगह पर टच होता है। आप देखिए यहां पर लद्दाख है, लद्दाख से शुरू होता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये रेड बॉर्डर है, ठीक है। इसके बाद ये सिक्किम, इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बॉर्डर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। क्लियर है, ठीक है। चलिए, सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी प्रश्न किसी का है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैंने बार बार बोला है हैंड रेस का ऑप्शन मैं मौका दूंगा तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी सरिता जी का क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहां पर हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद चाइना का बॉर्डर हमने देखा, चाइना और इंडिया का टोटल बॉर्डर कितना है, 3,488 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर इंडिया नेपाल का कितना है, 1751 किलोमीटर, ठीक है। 1751 किलोमीटर। इंडिया भूटान का कितना है, 699 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद इंडिया म्यांमार का कितना है, तो 1643 किलोमीटर। ये म्यांमार है दोस्तों, ये, ठीक है। ये वाला बॉर्डर जो येलो वाला है ये इंडिया म्यांमार का है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये जो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का है, ये इंडिया बांग्लादेश का है, 4,096 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल कितने देश हैं जो सीधे सीमा साझा कर रहे हैं, तो टोटल जो देश कितने हो गए, 1, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5,
ठीक है, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। ठीक है, तो 7 कंट्रीज है दोस्तों जो सीधा बॉर्डर आपका साझा करते हैं। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि मैप के बिना ज्योग्राफी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए अब आपको क्या करना है, एटलस में ये सारी चीजों को देखना है, मार्क कर लेना है अपने पेंसिल से। एटलस में कभी भी पेन का उपयोग ना करें, पेंसिल का ही उपयोग करें, इसको ध्यान रखिएगा। सबने एटलस लिखी नहीं? पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए किसके किसके पास एटलस है। जल्दी से लिख के बता दीजिए। यस है तो यस लिख के बता दीजिए, और नहीं है तो नो लिख दीजिए, सीधे सीधे लिख दीजिए। इस और ईमानदारी से लिखिएगा। देखिए, ईमानदारी अपने प्रति बरतनी है, मेरे एक प्रति या अपने घर वालों के प्रति नहीं बरतिए। सिलेक्शन क्योंकि आपका तभी होगा जब आप अपने प्रति ईमानदार बनेंगे। ठीक, चलिए तो देखा जाए यहां पर जल्दी से लिखकर बताइए आप सभी लोग, जल्दी से आप सभी लोग लिखकर बता दीजिए। अमित किसी के पास नहीं है बोल रहे हैं, बाकी लगभग सभी लोगों ने लिखा है कि हमारे पास है। ठीक है, ठीक है, सबने लिखा भी नहीं है, सबने रिस्पांस भी नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया? सब रिस्पांस तो करिए। देखिए, नहीं है तो आपको लेना है, मैंने पहले क्लास में ही बता दिया है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो है वो आप समझ नहीं रहे, कितना इंपॉर्टेंट है एटलस लेना, कितना इंपॉर्टेंट है मैप आपके पास होना। बिना उसके जब केवल ज्योग्राफी ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कमांड से बाहर हो जाएगा। आईआर में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैप को यूज कराऊंगा। ठीक है, आईआर में पढ़ाता हूं दोस्तों जब पीसीएस में, तो उसमें मैप का यूज कराता हूं। ठीक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। या आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें मैप का यूज होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तो वो आपको करना ही करना है। तो ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया, ये 7 देशों के नाम विद मैंने आपको लेंथ लिखा दिए। क्लियर? चलिए अब दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जस्ट अ मिनट, एक चीज आपको यहां बता दूं तब क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, 7 देश आपके क्या हैं, स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 7 देश भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं दोस्तों? तो मैंने नाम तो आपको बताया, लेकिन याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए एक ट्रिक है, बचपन में एमबीए। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए, बचपन में एमबीए। बा से क्या है? बांग्लादेश। चा से क्या है? चीन है। पाक से पाकिस्तान है। ना से नेपाल है। एम से म्यांमार है। भूटान है और अफगानिस्तान है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपके देशों के नाम हो गए जो आप सब दोस्तों को पता होने चाहिए। और ये ट्रिक भी मैंने आपको बता दी बचपन में एमबीए। मतलब ये भारत के ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, भारत के ऐसे पड़ोसी देश। ठीक, मतलब 7 सीमावर्ती देश हैं। सीमावर्ती देश मतलब जो सीमा सीमा साझा करते हैं सीधे सीधे। क्लियर है बात? ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबको स्पष्ट हुआ दोस्तों? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, सबको स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? और उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो रहा होगा, ये भी बात आप लोगों को एकदम समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब जो कुछ नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, कुछ यहां पर नोट करने लायक हो, कुछ यहां पर आपको नोट करने लायक लग रहा है तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं? बताइए। 9, 6, 8, 7। दीज क्वेश्चन आर ओनली फॉर द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। याद रखिएगा, एक्चुअल क्वेश्चन इतने आसान नहीं आएंगे, वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, ये केवल आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने चाहिए, कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए।
तो 7 होगा, बिल्कुल सही। बचपन में एमबीए, आपको याद है ना, बचपन में एमबीए ट्रिक याद रखिए, एकदम आराम से आप याद कर सकते हैं। चलिए, अब ये दोस्तों क्या है, ये आपके सामने एक मैप मैंने शो किया है 7 देश दिखाने के लिए। सबसे पहले देखिए, ये पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा आपका क्या है, चीन है, चौथा नेपाल है, पांचवा भूटान है, छठा म्यांमार है, सातवां बांग्लादेश। सातों आपको क्लियर है। चलिए, अब ये नाम मैंने आपको दिए हैं, लेकिन यहां पर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि ऐसे 2 देश हैं जो भारत के साथ जल सीमा साझा करते हैं। वे कौन है? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्रीलंका इंडियन ओशन में और मालदीव भी इंडियन ओशन में। ऐसे 2 देश हैं जो जली सीमा साझा करते हैं, ना कि स्थलीय सीमा। तो टोटल भारत के पड़ोसी देश कितने हो गए? सीमावर्ती 7, सीमावर्ती 7 प्लस 2 आपके मालदीव और श्रीलंका। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है। तो टोटल पड़ोसी देश कितने हो गए? पड़ोसी देश हो गए आपके 9। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से बताइए दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ आपको आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मिल जाएगी। पीडीएफ के चक्कर में मत पड़िए, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा, पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ कभी भी आपको पढ़ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। जब क्लास में पढ़ेंगे नहीं, पीडीएफ के चक्कर में रहेंगे तो क्लियर कैसे होगा? ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। चलिए बताइए दोस्तों, सब लोग आंसर कीजिए और बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। चलिए, ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था दोस्तों, आंसर आप सबके सामने है। इट इज 4096 किलोमीटर और ये बांग्लादेश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो अधिकतम संख्या में भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार। अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा। अब आप लोगों ने बगल में एटलस खोली होगी, मैंने कल ही बोला था बगल में एटलस रखा करिए। एटलस निकालिए और देखिए फटाफट से कौन सा देश ऐसा है जो ज्यादा से ज्यादा भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए देखा जाए, चलिए देखते हैं। यहां पर देखिए, इसलिए क्लियर कैसे होगा? ये आपका है नेपाल, ये आपका है नेपाल। यहां पर आंसर क्या है? नेपाल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ज्यादातर लोगों ने या तो ए किया है या बी किया है या तो डी किया है। ठीक है, लेकिन आंसर यहां पर क्या है? आंसर यहां पर सी है। कैसे होगा? बिना मैप के पॉसिबल नहीं है। बिना मैप के, मैंने पहले ही बोला, ऐसे प्रश्न आएंगे तो ये तो क्या है, ये तो सिंगल लाइनर है, इसमें भी बिना मैप के नहीं होगा। अब जो प्रश्न आएंगे आपके वो कम से कम डबल लाइन के तो होंगे ही होंगे, ये मान के चलिए। ठीक है, वो ऐसे प्रश्न भी मैं कराऊंगा। ठीक, चलिए यहां पर देखिए सभी लोग, यहां पर मैंने आपके सामने क्या शो किया है? यहां पर मैंने आपके सामने मैप शो किया है। अब मैप में सभी लोग ध्यान से देखिए, यहां पर आपका नेपाल कहां पर है? नेपाल है ये, दिस इज नेपाल। ठीक है, ये नेपाल है। अब नेपाल से बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है? पहला उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। दूसरा उत्तर प्रदेश, ये यूपी है। तीसरा ये अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपना प्यारा प्रदेश है। इसके बाद तीसरा बिहार। ठीक है, चौथा दोस्तों क्या है? अब चौथा आपका क्या है? सिक्किम है। अब ये 4 तो सबको पता है, ये 4 तो सब आंसर कर देंगे और 4 टिक करके चले भी आएंगे कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन एक आपका क्या है, एक याद रखिए, ध्यान से मैप में देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल का इतना पोर्शन जो है ना, ये सिक्किम वाले पोर्शन के जस्ट नीचे जो उठा हुआ है चिकन नेक की तरह, मैंने बताया था कल आपको,
सिक्किम को चिकन नेक बोलता है चाइना, ठीक है। तो ये पोर्शन उस चिकन नेक के जस्ट नीचे दोस्तों थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पोर्शन भी आता है, और ये आपका क्या है, पांचवा वेस्ट बंगाल, ठीक है। याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सिक्किम, और पांचवा आपका वेस्ट बंगाल। तो 5 समझ में आ गए कि नहीं आ गए, जल्दी से बताइए, 5 हुए कि नहीं हुए, क्लियर हो गया सब लोगों को? 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। क्लियर? बताइए दोस्तों, क्लियर हो गया? अब प्रीति जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए बेटा, पूछा गया है कौन सा देश ऐसा है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, राज्य बोला है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोला है, इस बात को ध्यान रखिए। राज्य बोला है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोला है। पाकिस्तान का देख लीजिए, आइए देखिए भैया, ये पाकिस्तान है, ये बॉर्डर पाकिस्तान का है यहां तक। ये गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा क्या है, पंजाब है। क्लियर है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन 5 राज्य नहीं है, 3 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो पूछा है अधिकतम राज्यों के साथ कौन सीमा साझा करता है। तो याद रखिएगा, अधिकतम राज्य किसके हैं? अधिकतम राज्य हैं नेपाल के। लेकिन एक और ऐसा देश है जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो देश कौन है दोस्तों? वो देश है बांग्लादेश। चलिए दिखा देता हूं आपको, आप सबको दिखा देता हूं। सीधे सीधे मैप में आइए, सीधे सीधे मैप में आते हैं। देखिए मैप में, देखिए यहां पर ये है बांग्लादेश, दिस इज बांग्लादेश, ठीक है। ये आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये है वेस्ट बंगाल, ये है आपका मेघालय, ये आपका है आसाम। मैप में एटलस में देखते जाइएगा, एकदम क्लियर होता जाएगा, ये बात ध्यान रखिए, और नहीं देखेंगे तो क्लियर नहीं होगा, ये भी बात बता दो, ठीक है। तीसरा, इसके बाद दोस्तों चौथा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, और ये है त्रिपुरा, ठीक। तो आपका 3 ये हो गया, क्लियर। चौथा हो गया ये, चौथा कौन सा हो गया दोस्तों? सॉरी, ये नहीं है दोस्तों, प्रत्यक्ष टच नहीं हो रहा, ये आपका टच हो रहा है जो बांग्लादेश, ध्यान दीजिए, ये है आपका ये चौथा, और ये त्रिपुरा पांचवा, मिजोरम त्रिपुरा, ठीक है। अब देखिए 5 हुए कि नहीं? वेस्ट बंगाल, ध्यान दीजिए, अपने अपने मानचित्र में देखते जाइए, ये है आपका कौन सा? ये है मेघालय, ये है आपका आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 5 राज्य आपके याद हो गए कि नहीं याद हो गए? आज से याद रखिएगा, 2 ऐसे देश हैं जो अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? वो आपके हैं वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। क्लियर है? ये मैप की विशेषता है। देखिए, बिना मैप के ऐसे प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकते, आप कितना भी रख लीजिए, एग्जाम के समय गलत ही हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए, हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था नेपाल। अब नेपाल कौन कौन से राज्यों के साथ साझा करता है? देखिए, आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। समझ में आ गई बात? ऑल क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चल बताइए, बांग्लादेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। अब ऐसे प्रश्न आएंगे। देखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, 1 2 3 गियर गाड़ी का धीरे धीरे बढ़ता है स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बताइए, चलिए आंसर कीजिए, सब लोग बताइए, किस राज्य की सीमा नहीं लगती? अभी अभी बताया है मैंने आपको क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन रेस्पॉन्स दोस्तों की तरफ से यहां देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए,
यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? द आंसर हियर इज मणिपुर। यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पर मणिपुर आंसर है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि इसमें मैप में कि कौन कौन सा है बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता। तो मणिपुर आप लोगों ने, मेजॉरिटी लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। और वेरीफाई करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर सभी लोग देखिए, ये मैप है, ये है आपका बांग्लादेश। कौन नहीं साझा करता, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन साझा करता है। तो सबसे पहले देखिए, वेस्ट बंगाल ये साझा कर रहा है। दूसरा, ये मेघालय है, शिलोंग राजधानी है वेस्ट बंगाल की, कोलकाता राजधानी है। तीसरा आपका ये है आसाम जो साझा कर रहा है। चौथा त्रिपुरा जो साझा कर रहा है। पांचवा जो है, पांचवा कौन है दोस्तों? पांचवा स्टेट आपका है मिजोरम। समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बताइए सब लोग, स्पष्ट है? चलिए, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। बताइए दोस्तों, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? चलिए फटाफट से बताइए। अब आप लोग की प्रैक्टिस ऐसी हो रही है जैसी एग्जाम के लिए अब होनी शुरू हो गई है। चलिए बताइए दोस्तों, सब लोग बताइए, आंसर कीजिए। चलिए, सबके आंसर आने चाहिए, सभी दोस्तों के आंसर आने चाहिए। ज्यादातर लोग डी लिख रहे हैं, ज्यादातर लोग डी लिख रहे हैं। ठीक है, देखा जाए क्या आंसर होगा। ठीक है, और लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर आपने मैथ थोड़ा भी ध्यान रखा है तो डी ही आंसर होगा। डी ही आंसर होगा। कैसे डी तक पहुंचे हम लोग डी तक पहुंचे कैसे? तो यहाँ पर फिर से मैप देखिए, यहाँ पर देखिए, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता तो कौन सा साझा करता है? देखिए, म्यांमार कहाँ है आपका? म्यांमार ये है दोस्तों। ठीक है, इस हाइलाइटर को ले लेते हैं, थोड़ा सा हाइलाइटर को ले लेते हैं, हाइलाइटर का कलर भी चेंज कर लेते हैं। ये लिया कलर चेंज। म्यांमार और इंडिया का बॉर्डर क्या है? इंडिया म्यांमार का बॉर्डर ये है दोस्तों, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर, दिस इज द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, ये आपका है क्या? ये आपका है म्यांमार, दिस इज द म्यांमार। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद बगल में क्या है दोस्तों? इसके बगल में है इंडिया, इसके बगल में इंडिया है आपका। ठीक, ये पूरा आपका क्या है? ये इंडिया है। ठीक है, ये इधर से इंडिया है। अब कौन कौन से राज्य साझा करते हैं सीमा? तो चलिए फिर आ जाते हैं पेन पे। आप देखिए यहाँ पे कौन सा राज्य है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ये आपका क्या है? ये है नागालैंड, दिस इज नागालैंड सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या है? मणिपुर। चौथे नंबर पे क्या है? मिजोरम। तो ये चार तो हो गए। ठीक है, चार तो हो गए। ठीक है, तो ये चार राज्य आपके क्या हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, एकदम दिमाग में आपको बैठा लेना है। अब सिक्किम ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो सिक्किम देखेंगे अगर तीन, तो यहां पर आपको तीन मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर मिल गया। ये तीन तो कर रहे हैं, तो यही नहीं कर रहा है, तो नहीं वाला पूछा है तो सिक्किम आंसर हो गया। लेकिन सिक्किम का लोकेशन क्या है? तो सिक्किम का लोकेशन ये है दोस्तों, सिक्किम का लोकेशन ये है, बताया था ना चिकन ने। इसीलिए पहले क्लास में कल मैंने आपको क्या किया, पूरा इंडिया मैप विद कैपिटल लोकेशन के हिसाब से राज्य बता दिए, राज्य राजधानी के साथ बता इसलिए दिए क्योंकि ऐसे प्रश्न नहीं सॉल्व होंगे अगर वो क्लियर नहीं होगा तो। ठीक है, ध्यान रखिए। सबको स्पष्ट हुई यहां तक बात? सबको इस पे यहां तक बात स्पष्ट हो गई? ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब एक बार दोस्तों आप लोग क्या करिए, एक बार यहां पर एक बार ये पूरे राज्य और राजधानी देख लीजिए, एक बार पूरे राज्य और राजधानी जल्दी से देख लीजिए सब लोग।
एक बार जल्दी से पूरे राज्य और राजधानी देखिए। ठीक है, देख लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सब लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज, आपकी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक है, और दूसरा, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने स्थलीय सीमा देखा, उस पर आधारित प्रश्न हम लोगों ने किए। अब जलीय सीमा देख रहे हैं, तो जलीय सीमा भारत के मुख्य भूमि की अर्थात मेनलैंड की कितनी है। तो भारत के मेनलैंड या मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है दोस्तों, तो 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक, अब कुल जलीय सीमा कितनी है भारत की, 7516 है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें अंतर क्यों है, यहां पर मुख्य भूमि है, यहां पर कुल है। यही अंतर है दोस्तों। अंतर क्या है दोनों में, अंतर यह है कि मेनलैंड ऑफ इंडिया में अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं जोड़े गए। इसमें अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह नहीं शामिल हैं।
तब इसकी लेंथ कितनी है 6100 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें आपके क्या है, मुख्य भूमि में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह जोड़ दिए गए हैं, उनकी सीमा को भी काउंट कर लिया गया है। तो ये कितना हो गया 7516.6 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, सबको स्पष्ट हो रहा है? तो जल्दी से बताइए सभी दोस्त लोग, फटाफट से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा आपसे ऑप्शन में क्या होगा, अगर कुल जलीय सीमा पूछा है तो कुल जलीय सीमा में ये टिक करिएगा, अगर आपसे पूछा है मुख्य भूमि तो 6100 किलोमीटर। ठीक, अच्छा अब देखिए, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी जलीय सीमा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित क्षेत्र हैं जिनकी जलीय सीमा है। कौन कौन से 9 राज्य हैं दोस्तों? तो 9 राज्य आप देखिए, चलिए फटाफट से यहां देख लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटका है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन दीव। तो टोटल कितना हुए? टोटल 13 हो गया। तो 9 4 कितना हुआ? 13। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है, तो 4 यूटी कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उसके अलावा पुडुचेरी और दमन दीव। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अच्छा, अब मैप में देखा जाए, चलिए मैप में इसको देख लेते हैं। पहले इसको मैप में देखना जरूरी है दोस्तों। आप सभी लोग देखिए, यहां पर देखिए जो ब्लैक बॉर्डर शो किया गया है, ये जो ब्लैक बॉर्डर है दोस्तों, ये भारत की जलीय सीमा को दर्शा रहा है। ये भारत की जलीय सीमा को दर्शा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका शुरू कहां से होता है? ये आपका गुजरात से शुरू हो रहा है, यहां से, और गुजरात से शुरू होके ये जा रहा है वेस्ट बंगाल तक। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ये जो जलीय सीमा है ये केवल मुख्य भूमि की है। यहां पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आपके शामिल नहीं है। ठीक है, तो राज्य देखिए, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटका, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसके बाद आठवां उड़ीसा और नौवां वेस्ट बंगाल। तो याद रखिए टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 9 राज्य आपको दिख गए। दिखा कि नहीं दिखा भाई? सब लोग बताइए, सब लोग बताइए, दिखा कि नहीं दिखा? 9 राज्य सबको क्लियर हो गए? 9 स्टेट सबको क्लियर हो गए? जल्दी से बता दीजिए। ठीक, अब यूटी पे आ जाइए। अब आ चाहिए किस पे? यूटी पे आइए। अब यूटी पे आएंगे तो सबसे पहला यूटी कौन सा है? सबसे पहला यूटी दादर नागर हवेली दमन दीव, सबसे पहला आपका, इसको ए मान लीजिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर यूटी है पुडुचेरी, दिस पुडुचेरी, दिस इज बी। तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबको क्लियर हो गया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपने मैप में देख लिया, और देख लिया, एक दो बार और देख लेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ये मैप की पावर होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। चलिए अब यहां पर देखिए, एक मनीषा जी का क्वेश्चन है कि सर एक बार बॉर्डरिंग कंट्री के स्टेट्स बता दीजिए। वो तो बेटा मैंने मैप बता दिया ना, आप एटलस में एक्सरसाइज कर लीजिए, उसमें कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, वो जब मैंने आपको बताया है, जब पहले दिन आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बताया था मैप में, तो उसमें दोस्तों बगल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब आपको क्लियर है। आप एटलस में खुद मार्क करिए घर पे बैठ के, क्लास के बाद। नहीं होता है तो आप बताइए मेरे को क्लास में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो उसके लिए अलग से आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है क्लास में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब क्वेश्चन बताइए, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200, 6175 और 7516। चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी से, जल्दी से फटाफट से बताइए, यहां पर तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आप सबको बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से सब लोग बताएंगे।
तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर प्रश्न में ध्यान क्या देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुल पूछा है। क्या पूछा है, कुल पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, कुल पूछा है। ठीक है, तो कुल पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 7516। अगर ये कुल नहीं होता तो क्या टिक करते हम, अगर कुल नहीं होता और दोनों ऑप्शन होते, अगर कुल नहीं होता दोनों ऑप्शन होते तो भी हम लोग क्या टिक करते 7516 टिक करते। लेकिन अगर 7516 नहीं है तब क्या टिक करेंगे, तब ये टिक करेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा में है, बोलिए, चलिए फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए तो 9 राज्य हैं, मैंने बताया है, आप लोग को बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत की आकृति कैसी है बताइए, व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिया, त्रिकोणीय, गोलाकार, चतुष्कोणीय, वर्गाकार। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, सबको आंसर करके बताना है कैसा शेप है इंडिया का, जल्दी से बताइए। चलिए तो यहां देखा जाए तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, चतुष्कोणीय होगा। क्यों, क्योंकि देखिए भारत का जो शेप है, अगर मैं मैप आपको दिखाऊं, यहाँ पर हो सकता है मैप आगे हो भी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मैप ले लेता हूं, अगर इस मैप में बता देता हूं आपको। देखिए इंडिया का मैप अगर ये है तो सभी लोग देखिए 1 2 3 4, ये 4 करोड़ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं दोस्तों, ये 4 कोण बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, बन रहे हैं ना, तो चतुष्कोणीय। अगर आपसे पूछा जाता भारतीय प्रायद्वीप का क्या है, भारतीय प्रायद्वीप का बताइए, तो इंडियन पेनिनसुला दोस्तों ट्रायंगुलर है, इंडियन पेनिनसुला ट्रायंगुलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए, भारत की तट रेखा किस राज्य के साथ सबसे लंबी है, किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है बताइए। यह प्रश्न आपका यूपीपीसीएस 2018 में आ चुका है, 2018 में यूपीपीसीएस से पूछा जा चुका है, बताइए दोस्तों। आंसर क्या है, तो गुजरात, गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक, सरक्रीक मुद्दा भारत और किस देश के बीच में है, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, और यहाँ पर आपका आंसर लगा भी हुआ है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। सरक्रीक मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और सरक्रीक रेखा भी जो है, सरक्रीक रेखा भी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा ही है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक मुद्दा है। सरक्रीक भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के रन में और पाकिस्तान में सिंध की सीमा के बीच में दलदली क्षेत्र है, और इसको अधिकार को लेकर हमेशा विवाद रहता है। क्यों, क्योंकि ये तो भारत के क्षेत्र में है लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये उसका है। ठीक है, इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान अपना दावा इस पे बताता रहता है। अब देखिए सरक्रीक है कहां पर दोस्तों, आप लोग को मैप में मैंने दिखाया है, आप देखिए ये कच्छ का रन है, रैन ऑफ कच्छ है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है। ठीक, अब सरक्रीक क्या है दोस्तों, ये देखिए, दिस इज द सरक्रीक, ये दलदली क्षेत्र है, याद रखिएगा, ये सरक्रीक है और ये है कोरी क्रीक।
तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। सर्क्रिक ये है, और ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं कि ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा ही बनाता है। तो ये आप जानिए, क्योंकि अब जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, एक लाइन तो पूछेगा नहीं, मल्टीपल स्टेटमेंट में 2-3 चीज क्लब कर देगा कि सर्क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे ऑप्शन दे देगा, ए एंड 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 2, ओनली 2, ओनली 1, नन ऑफ अबव। तो ज्यादातर लोग रेडक्लिफ पे टिक करके बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता, लेकिन अब डिटेल में पढ़ना है दोस्तों, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत की मानक समय रेखा। अब भारत की मानक समय रेखा दोस्तों कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहते हैं। ठीक है, मानक समय रेखा क्या कहलाती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। यह है क्या? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, और ये मानक समय रेखा जीएमटी अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ग्रीनविच मीन टाइम जो है, ये मैं वर्ड मैप में बताऊंगा जीएमटी क्या है। ठीक है, अभी समझ लीजिए, जो विश्व की मानक समय रेखा होती है वो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, तो इसीलिए उसे जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच लंदन में है, ग्रीनविच वेधशाला लंदन से गुजरती है, तो वो जीएमटी कहलाती है। वहीं से पूरे विश्व का मानक समय क्या किया जाता है? मीजर किया जाता है, उसकी तुलना में ही मीजर करते हैं। तो जीएमटी से भारत का समय आगे है 5.5 घंटा, मतलब पूर्व की ओर है जीएमटी से, जीएमटी से पूर्व की ओर है तो 5.5 घंटा आगे है, ये ध्यान रखिए। ठीक, अब देखिए यहां पर सब लोग देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है? ये मानक समय रेखा है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये आईएसटी है, और ये गुजरती कहां से है? ये इलाहाबाद, जिसे आप अब प्रयागराज कहते हैं, ठीक है, प्रयागराज कहते हैं, वहां के नैनी से गुजरती है। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है तो मिर्जापुर भी लिखता है, इलाहाबाद भी लिखता है, तो सब सही है। क्यों? क्योंकि मिर्जापुर और इलाहाबाद के बीच में नैनी एक कस्बा है। ठीक है, तो कभी कभी लोग मिर्जापुर भी पूछ लेते हैं, तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर ध्यान रखिए, ये किससे किससे गुजरती है, तो कभी कभी पूछ लेता है कितने राज्यों से गुजरती है। तो याद रखिए, राज्यों के लिए एक ट्रिक है, मौका, मौका या अपॉर्चुनिटी, ये ट्रिक है। तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो कितने राज्य हो गए? तो 5 स्टेट से गुजरती है, कौन सी? आपकी आईएसटी गुजरती है। ठीक है, तो 5 स्टेट्स के नाम मैंने आपको बता दिए। मौका, मौका इज द ट्रिक, याद रखिएगा। और जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसको याद रखिए, ये एग्जाम में निश्चित रूप से आएगा और आप फंस जाएंगे अगर ट्रिक नहीं याद करेंगे। तो ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा, जहां पे जरूरी हो वहां जरूर बताऊंगा, अदरवाइज मैप का उपयोग। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया आईएसटी। क्लियर हुआ कि नहीं आईएसटी? सब लोग बता दीजिए, आप गलत तो नहीं करेंगे, फटाफट से बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए मानक समय रेखा के राज्य भी मैंने बता दिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ये आपको याद रखने की नीड नहीं है, अब आपको मौका याद रखना है, मौका इज द ट्रिक। ठीक है, चलिए बताइए, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा, 2.5 घंटा, 10 घंटा, 10.5 घंटा और 1 घंटा। चलिए फटाफट से बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए, तो मैंने आपको बताया था 5.5 घंटा आगे है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट,
भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? बताइए। भोपाल, विशाखापट्टनम, मिर्जापुर और रायपुर। चलिए फटाफट से बताइए, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, ये बिहार पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पर आप नीरज टिक करेंगे, मिर्जापुर इज द राइट आंसर। चलिए आप देखिए, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने राज्य हैं दोस्तों जो गुजरते हैं? ये आपके हैं 8 राज्य, ये आपके हैं 8 राज्य। और 8 राज्यों को याद करने की क्या है? ट्रिक है। 8 राज्यों को याद करने की क्या है? ट्रिक है दोस्तों। क्या ट्रिक है? चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले राज्य देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक है, जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले 8 राज्य कौन कौन से हैं, ये मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। सबसे पहला गुजरात है, और ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा कौन सी है? ये है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश लगभग भारत के बीच से गुजरती है, तो यही कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है, आप लोग मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा, पॉलिटिकल मैप खोलिएगा एटलस में तो आपको दिखेगा। ठीक, ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक, ये वर्ड मैप में पूरा बताऊंगा, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा। यहां पर देखिए सभी लोग, ठीक है, क्लियर? चलिए अब यहां पर देखिए सब लोग, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी जो मैंने आपको बताई? राज्य देखिए किन किन राज्यों से गुजर रही है, उन राज्यों को कलर किया गया है, उन राज्यों को कलर कर दिया गया है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले गुजरात, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़, फिर है आपका झारखंड, फिर है आपका वेस्ट बंगाल, फिर है आपका त्रिपुरा, फिर है आपका मिजोरम। ठीक है, कितने राज्य हुए? 8 हो गए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बना के ऐसे एटलस में देखिएगा खुद से करके। देखिए उसका कारण बता दो, जब तक खुद से करेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब से 2-3 बार कर लेंगे आपको याद होता जाएगा। ठीक, तो याद रखिए, जो आपको 1 घंटे की क्लास यहाँ पर मिलेगी, उसके लिए आपको रूम पे बैठ के कम से कम 2 से 3 घंटा उस पर वर्क करना पड़ेगा, तब ये मान के चलिए कि आपका वो टॉपिक तैयार हो पाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग को करना चाहिए। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि कौन सी नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार जो नदी काटती है वो कौन सी नदी है? वो है माही नदी। ठीक है, कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो है माही नदी। क्लियर? अब आप देख सकते हैं, ये यहां पर मैंने मैप और शो किया है। ठीक है, जो आपके 8 राज्यों को दिखा रहा है। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब राज्य याद कैसे करेंगे? राज्य को या तो मैप से भी याद कर सकते हैं, और मैप से अगर नहीं भी याद आ रहा है कोई बात नहीं, तो आपको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर हाईलाइटर के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये राज्य, राज्य को याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? राजीव गांधी, सॉरी कलर ये नहीं काम करेगा, कलर ये काम करेगा। राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। ठीक है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग, मतलब राजीव गांधी जो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश को मीटिंग के लिए इंतजार कराया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी ट्रिक है। ये इससे आप या राज्यों के नाम याद कर सकते हैं। और भी ट्रिक्स हो सकती हैं, लेकिन ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले राज्यों में आर क्या है? बड़े से है, आर से राजस्थान हो गया। जे, गांधी में जी, जे से आपका क्या हो गया? गुजरात हो गया। क्लियर? इसके बाद एम, पहले पहले लेटर को गोला किया केवल, एमपी। सी, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड। ठीक है, वेट से वेस्ट बंगाल, डब्लू। टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम। कितने हो गए दोस्तों? काउंट कीजिए, काउंट कीजिए सभी लोग। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। कितने राज्य हो गए? 8 राज्यों के नाम आपको समझ में आ गए। उम्मीद करता हूं क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको कर्क रेखा बता दिया, मानक समय रेखा बता दिया, और जितनी चीजें आपके लिए आवश्यक हैं वो मैंने पूरी बता दी। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट क्या है? अब आपका, मैंने इंडिया पॉलिटिकल मैप कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब आपका असाइनमेंट ये है कि जितने, जो मनीषा जी का क्वेश्चन था, जितने पड़ोसी देश हैं उनसे कौन कौन से राज्य आपके सीमा साझा करते हैं, ये आपको देखना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है दोस्तों। ये काम आप लोग को एटलस में करना है। ठीक है, दूसरी चीज, इसको कल डिस्कस भी कर देंगे। इसके बाद पूरा जितना मैंने पढ़ाया है आज और कल मिला के रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, पीडीएफ अभी आपके पास रात में 12 बजे से पहले आ जाएगी, तो उसी आपके बैच के फोल्डर में उसको पढ़ डालिएगा। और कल इस पर आधारित 5 क्वेश्चन जो आपके कथन कारण के बन सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बन सकते हैं और मैच द फॉलोइंग बन सकते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, क्लियर? तो सेशन आपका एंड करते हैं। और कल से दोस्तों इसका टाइम जो है आपका मॉर्निंग में मैं 10 बजे कर रहा हूं। ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजे ओके है कि पहले कर दिया जाए? जल्दी से बताइए। कल से इसका समय सुबह में कर रहा हूं, मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में 10 बजे ओके है? सभी लोग बताइए। और रिकॉर्डिंग तो आपके पास हमेशा रहेगी, रिकॉर्डिंग तो आपके पास हमेशा रहेगी। अभी डेमो के लिए टाइम रखा गया था, अब आपका समय, इस बैच का एक्चुअल टाइम जो होगा वो मॉर्निंग में 10 बजे होगा। ठीक है, सब लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, सभी लोग बताइए। देखिए कमेंट सब लोग कीजिए। अर्पित जी ने किया है, जगनायक जी ने, अमित जी ने किया है, मनीषा जी, पूजा जी कर रही हैं। बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? बाकी लोग, अहमद जी, साक्षी जी, प्रीति जी, मिथिलेश जी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, जगनायक जी बताइए क्या क्वेश्चन है? यहाँ पर जो बच्चे हैं, मनीषा जी हैं, सरिता जी हैं, जगनायक जी हैं, अहमद जी हैं, मिथिलेश जी हैं, साक्षी जी हैं, मिथिलेश जी हैं। ठीक है, सबके नाम, ज्यादातर लोगों के नाम शो कर रहे हैं। ठीक है, HMPV क्या है बेटा?
HMPV रिलेटेड वीडियो जिसके बारे में आप बोल रहे थे वो अपलोड हो गया है क्या? HMPV क्या होता है? नहीं, अभी नहीं है बेटा, ठीक है, ये ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, HMPV का वीडियो मिल जाएगा बेटा आपको अभी, ठीक है, अभी अपलोड नहीं हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात याद रखिए, टाइमिंग इस बैच का मॉर्निंग में ही सुटेबल है, हमेशा पेड बैच का याद रखिएगा, शाम का समय यूट्यूब पे जो आपको सेशंस मिलेंगे उसके लिए सुटेबल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो रिकॉर्डेड क्लास तो आपके लिए हमेशा है ना बेटा, तो मैनेज कीजिए टाइम, सुबह तो सब लोग मैनेज कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, पेड बैच हमारे यहाँ आपकी मॉर्निंग में ही चलती है, ठीक है, और बाकी आपको यूट्यूब पे सेशंस आपको शाम में मिलेंगे, आपको क्लास तो शाम में मिल ही रही है, ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, ठीक। तो बाकी आराम से क्लास देखिए, और रेगुलर में इंपॉर्टेंट क्या है, कल सब लोग दोनों लेक्चर्स देख के पीडीएफ को पढ़ के यू टेस्ट के लिए तैयार होके आएंगे, जितना मैंने बोला है उतना करके आएंगे, ठीक है। तो सब दोस्तों से मैं बोलूंगा कि सभी लोग करें इतना, और बाकी कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। एक महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारे एप्लीकेशन पर विजय बैच 3.0 आरओ की नए पैटर्न पर संपूर्ण तैयारी आपको करा रही है, जिसमें आपको एनसीईआरटी आधारित क्लासेस, स्पेक्ट्रम आधारित क्लासेस और लक्ष्मीकांत आधारित क्लासेस दी जा रही हैं, जो नए पैटर्न के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्लस इसमें आपको हर टॉपिक के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग और असर्शन निधन वाले क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, वो भी लाइव क्लासेस के माध्यम से। और हर संडे को दोस्तों आपका एक वीकली टेस्ट होगा जो नए पैटर्न पर आधारित है, जैसा कि 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस के पेपर में देखने को मिला। तो आप सभी लोगों को अब देर नहीं करनी है, इस बैच में आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से, और बैच को ज्वाइन कीजिए। और 6 जनवरी से क्लासेस इसकी स्टार्ट हो गई हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर करिए, जैसा कि आयोग आपसे कह रहा है, ठीक है। चलिए, और जो लोग यूपीपीसीएस 2025 की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच का लिंक दोस्तों आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल गया होगा। 6 जनवरी 2025 से ये बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और ज्योग्राफी से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी हम लोग इसमें कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट्स प्री और मेंस के लिए कॉमन है उनको हम लोग पहले करेंगे अभी, और जो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे सोसाइटी है, आईआर है, गवर्नेंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जीएस पेपर 1, 2, 3 के सब्जेक्ट प्लस एथिक्स, वो हम लोग प्री और मेंस के बीच में करेंगे। और ऐसे हम लोग पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट कर लेंगे 2025 के लिए। प्री और मेंस के लिए संपूर्ण तैयारी के लिए बेस्ट बैच है दोस्तों। आप लोग इसे हमारे एप्लीकेशन पर फटाफट से जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से क्लिक करके और इसे ज्वाइन कीजिए और पूरी तैयारी शुरू करिए। इसकी क्लासेस भी 6 जनवरी से आपको स्टार्ट हो गई हैं, आप सभी लोगों को मिल रही हैं, तो फटाफट कीजिए और समय ना गवाइए, अच्छी तैयारी ही आपको सफलता दिलाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, अगर आप ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं केवल यूपीपीसीएस और आरओ के लिए, तो ऐसे राइटिंग का बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब लोग ऐसे राइटिंग का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर भी 50% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।